हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहां तक चर्चा करें हम पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते हमारी चर्चा का जो केंद्र था वो था ईरान और इराक की लड़ाई। और ईरान और इराक की वॉर के बीच में अमेरिका कूद गया था और यूएसए ने जो है संडे के दिन जो है स्ट्राइक कर दी थी। और ये सब लोग आप परिचित हैं। ये चर्चा हमने पिछले हफ्ते की वीडियो में आपके साथ की थी। और उन सब के बीच में जो आपसे बात की थी वो ये थी कि देखिएगा, जो माहौल है जियोपॉलिटिकल वो तो बहुत ख़राब बना हुआ है, लेकिन बाज़ार की जो अंडरटोन है वो बुलिश बनी हुई थी। और बाज़ार आज की बात करें तो उस बुलिश अंडरटोन के साथ ही जो है अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इस हफ्ते किस तरीके से बाज़ार के अंदर हमारा रुख रहने वाला है वो चर्चा आपके साथ करते हैं। तो देखिएगा, निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई जो कि 26277 है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर हम देखें तो बाज़ार की जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है। लेकिन ये जो बुलिश अंडरटोन है ये एक रिवर्सल की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब ये जो अंडरटोन बुलिश हुई उसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन थे उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है रही, स्पेशली निफ्टी के फ्रंट पे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के चलने के बावजूद भी एक रेंज में फंसा हुआ था। और आप देखेंगे इस बॉक्स थ्योरी में कि पिछले 1.5 महीने के दौरान 24,600 और 25,200 के बीच में बाजार फंसा हुआ था। और जैसे 25,200 पे जाता था और 25,100 से 25,200 पे हमने बात भी की थी कि एक्सपो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो बाजार फेस कर रहा है। और बाजार ने उस फेस को भी जो है तोड़ दिया। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पर, तो 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो बाजार ने निफ्टी ने स्पेशली एक अच्छे मूव्स दिए। लेकिन निफ्टी के अंदर भी जो मूव आए हैं वो बैंक निफ्टी के दम पे ही आए हैं। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करता अभी भी तो निफ्टी का ये मूव नहीं आ सकता था। लेकिन जो बाकी शेयर्स हैं, चाहे वो भारती है, चाहे रिलायंस है, या जो बाकी और शेयर्स हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आईटी अभी भी लैगार्ड रहा, लेकिन आईटी ने निराश नहीं किया, यानी कि थोड़ा सा अपवर्ड मूव के साथ ही हफ्ते में क्लोज किया। तो आईटी अभी भी लैगार्ड की पोजीशंस में रहा हुआ है। तो अब देखिएगा जो अगला मूव है, अगर 26,200 या उसके आसपास बाजार जाएगा तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स शायद अभी थोड़ा सा बैकफुट में आ जाए। और जो आईटी स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हैं। और दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो स्पेशली टीसीएस या इस तरीके की जो और बाकी कंपनियां हैं, वो जनरली अपने क्वार्टर रिजल्ट के साथ कुछ सरप्राइजेज दे देती हैं, जैसे कि बायबैक का सरप्राइज। अगर उनके शेयर्स काफ़ी लंबे समय तक नीचे रहते हैं तो उनका बायबैक अनाउंस होने की संभावना रहती है क्वार्टर रिजल्ट्स के आसपास। दूसरी संभावना रहती है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड वो कंपनियां पे कर देती, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स है मोटा मोटी कैश में आती है। तो हो सकता है कि आपको एक आईटी से एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने के लिए मिले और निफ्टी 26,200 के आसपास चला जाए। और यहाँ पे जब 26,200 के आसपास निफ्टी जाएगा, हो सकता है कि इस हफ्ते वो पॉसिबल ना हो। इस हफ्ते हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला मामला मान रहे हैं। अब ये जो पूरा मूव आया इसके अंदर देखिएगा, आप लोग कहेंगे कि जी निफ्टी का बड़ा दमदार मूव है, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी पे ही क्यों आया? सबसे खास बात ये है कि मंथली एक्सपायरी के डेज में ही क्यों ऐसे मूव आते हैं? क्योंकि देखिएगा जो एफआईआईज हैं या जो डीआईज हैं, उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो जनरली कंक्लूड होती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो सब क्लोज हो जाती हैं मंथली एक्सपायरी पे। तो जो बहुत ऑप्शंस की मार्केट है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो मार्केट है, जिसमें डेरिवेटिव ट्रेड्स हम जिसे बोलते हैं, उसमें एक एक्टिवनेस आ जाती है। और उस एक्टिवनेस की वजह से होता क्या है, कि बहुत जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और बाजार एक तरफा मूव लेता है। और बड़े प्लेयर्स अपनी जहाँ पर उन्होंने पोजीशन बना रखी है वहाँ पे प्रॉफिट काट देते हैं। हालांकि उनकी पोजीशन दोनों साइड होती है, लेकिन जब उनको लगता है कि बाजार हमारे कंट्रोल में आ गया इस साइड में, तो वो अपनी एक साइड के लॉस बुक करते हैं। लेकिन जो एक साइड के लॉस होते हैं उनके जो दूसरे साइड में प्रॉफिट होते हैं उसके सामने बहुत ही छोटे होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मूव था ये हमारे लिए एक्सपायरी मूव ज़्यादा था, और स्पेशली जो थर्सडे का मूव था। अब हमें लगता है कि निफ्टी जिस तरीके से यहाँ कंसोलिडेट करके आया है, तो जो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जो बन रहा है वो बन रहा है 25,800 का। तो हो सकता है कि इस हफ्ते 25,800 के आसपास निफ्टी जाए, उसके आसपास समय बिताए, वहाँ से ऊपर एक बार नीचे आने की भी संभावना बन सकती है। तो ये जो रेंज है, अब इस हफ्ते की रेंज है, वो हमें लगता है कि 25,800 ऊपर की तरफ
और 25,200 जो कि अब एक अहम सपोर्ट हो गई है, वो नीचे की तरफ शायद मूव करती हुई नजर आए। अब निफ्टी के अगर वीकली कैंडल्स में भी देखें तो निफ्टी का वीकली कैंडल भी ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद एक बार निफ्टी 26,000 की तरफ या जो अपने हाइज है उसकी तरफ प्रस्थान करे। तो हो सकता है उसमें 1 या 2 हफ्ते का समय लगे, और रिजल्ट सीजन जब स्टार्ट हो तो हो सकता है कि उससे पहले ही जो है निफ्टी वो 26,200 के दायरे को छू जाए। लेकिन यहाँ से फिर हमें एक अच्छी करेक्शन के लिए जो है प्ले करते हुए नज़र आएंगे। तो वो हो सकता है कि वो कुछ समय बाजार एक और ऊंचाई को छुए, थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि एक बुलिश मोमेंटम 26,200 या उसके बाद कोई बहुत बड़ा मूव जो है जाए। हो सकता है मैक्स टू मैक्स 27,200 तक चला जाए, लेकिन उसके बाद जो है नीचे के मूव्स आते हुए नजर आएंगे। सर ये क्यों आप बोल रहे हैं, देखिएगा उसका फंडामेंटल रीजंस है, वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिएगा अभी जो मूड माहौल है वो बुलिश अंडरटोन है, लेकिन इस हफ्ते हमें ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल से जैसे 25,800 के आसपास निफ्टी जाएगा तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। एक शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग, 1 दिन की, 2 दिन की, 2.5 दिन की प्रॉफिट बुकिंग का जो है अनुमान हम लगा रहे हैं। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में बाजार शायद 26,200 जो है टच करे, अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच भी करे, और वो भी संभावना बनती है क्योंकि बाजार के अंदर जो बड़े लोगों के सौदे बने हुए हैं उन्होंने अभी तक वो सौदे अपने काटे नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बाजार को ऊपरी लेवल पर जब खड़ा कर देते हैं तो वहाँ पर कुछ समय तक एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस चलती है, और जो बाजार में लेट आए हैं, जिनको लगता है कि यार हम मिस कर गए, उनको बाजार में खरीदारी का मौका दिया जाता है। और उन खरीदारी का मौका दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब वो खरीदारी पूरी हो जाती है तो बड़े प्लेयर्स जो नीचे से माल खरीद के लाए हैं उसको ऊपरी लेवल पर बेचते हैं, और फिर उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन जो है बाजार में आती है, और फिर बाजार जो है नए मूव्स जो है ऊपर या नीचे की तरफ देता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल रीजंस क्या है, देखिएगा आपने बहुत बार आजकल मीडिया में सुना है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि सॉफ्ट हो रही है। और अगर मैं इस स्टोरी को 2020 से स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा 2020 के अंदर जब कोविड आया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मच गया, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स का मतलब जैसे इंडिया का RBI है, उसी तरीके से हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। तो सारे सेंट्रल बैंक्स की दिमाग में एक घंटी बजी कि भाई एक कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चरमरा सकता है, तो लोगों के हाथों में पैसा देना जरूरी है। तो बहुत सारी सब्सिडीज आई और गवर्नमेंट ने दब के नोट छापे, चाहे वो इंडिया की थी, चाहे वो USA की थी, या जो बाकी जगह। तो वो जो करेंसी छपी वो वास्तव में जो प्रोडक्शन या सप्लाई या जो GDP होती है उसके लेवल में जो है उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको एक इमरजेंसी फंडिंग के तहत हर कंट्री ने वो नोट छापे, और US ने जब वो नोट छापे तो सारी कंट्रीज़ के पास ये स्कोप हो गया, क्योंकि US के साथ जो बाकी करेंसीज़ हैं उनका मिसमैच ना हो। तो सबसे खास बात ये कि सारी कंट्रीज़ के हाथ में ये मौका आ गया कि वो भी नोट छापे। तो देखिए कब ग्लोबली दब के नोट छपे, और जब वो नोट छपे तो आपने देखा कि अगले 2-2.5 साल, और अभी तक हम कहें कि 2023-24 तक वो जो पैसा छपा वो लोगों के हाथों में आया, और वो लोगों के हाथों में आया तो कंजम्पशन आई, शेयर बाजार में पैसा आया, गोल्ड में पैसा आया, सिल्वर में पैसा आया, बिटकॉइन में पैसा आया, और आप देखेंगे कि जितनी भी एसेट्स क्लास थी सब में एक भयंकर तेजी देखने के लिए मिली। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा था तो लोग खर्च कर रहे थे, लोग निवेश कर रहे थे, तो वो पैसा आया। अब वो जो पैसा आया तो देखिए वो पैसा एक इकोनॉमी में जो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सुपर रिच, सबके पास आया। लेकिन वो पैसा धीरे 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 क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जाता है तो वो पैसा निकल कर जो बड़े उद्योगपति उनके हाथ में आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सुपर रिच जो लोग हैं उनके हाथ में आ जाता है, और वो बाज़ारों में भी दिख भी रहा है कि बाज़ार भी लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे, चाहे वो इंडिया का देखें, चाहे वो US का देखें, या जो ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट देखें, या बिटकॉइन को देखें आप, या इवन गोल्ड को देखें, तो जितनी भी एसेट्स क्लास है अपने हायर प्राइस के आसपास है। अब यहाँ पर इन लेवल पर आने के बाद एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि मोस्टली कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो रही है, यानी कि जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन कम हो रही है, बहुत बढ़िया साइन है। देखिए कब बढ़िया साइन होता है कि इन्फ्लेशन कम होती है
वो इन्फ्लेशन कम होने का रीज़न ये है कि आगे से डिमांड भी नहीं आ रही है। तो जो डिमांड नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है कंपनीज़ की, जो पिछले 4-5 साल में ग्रोथ चल रही थी, वो भी थोड़ी सी स्लो होगी। और ये रीज़न है कि बाज़ारों के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं वो लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। मोस्टली जो शेयर्स 15-20 के पी पे ट्रेड करते थे वो 25-30 पे चल रहे हैं, जो 30-35 पे चलते थे वो 40-45 पे चल रहे हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी। लेकिन अब ये जो इन्फ्लेशन सॉफ्ट हुई है, इसका मतलब है कि जो डिमांड आ रही है वो सॉफ्ट पड़ रही है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर डिमांड की बात करें, वो सॉफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो है आपको इन्फ्लेशन भी कम होती हुई नज़र आ रही है। अब इसका असर जो है देखिएगा, कोई भी कंट्री, कोई भी सरकार सीधा इस बात को नहीं बोलेगी कि जिससे हमारी जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो आपको इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स में कुछ ऐसे बिग नेगेटिव सरप्राइज देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स में, जहाँ पर कि स्पेशली जो कंजम्पशन रिलेटेड शेयर्स हैं वहाँ पे कंजम्पशन उठ ही नहीं रही। और देखिएगा कंजम्पशन शेयर्स के अंदर जब चीज़ें नहीं उठ रही हैं, मतलब डिमांड नहीं आ रही है, तो ये इंडिकेशन है कि इंडिया की जीडीपी भी, जो आज से 6 महीने बाद जब आप ये खबर सुनेंगे, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है 6.5% की जीडीपी ग्रोथ आएगी, लेकिन आप देखिएगा जैसे साल बीतता हुआ नज़र आएगा आपको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, ये 6.5% की जो जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, ये 6% के नीचे की बात होने लग जाएगी, बिलो 6। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है। और यही समय होगा शायद जो अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय, जहां पर बाजार इस 6% की जीडीपी की वजह से एक मेजर करेक्शन जो है यहाँ पर बाजार देगा। तो इसी समय पर बाजार के अंदर एक मेजर करेक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि जब लगेगा कि कंट्री की इनकम नहीं इतनी जनरेट हो रही है और ये ग्लोबल जीडीपी जो है लोअर साइड में है, और वहाँ पर हमें एक डेंट जो है स्टॉक मार्केट इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और उस समय पर हो सकता है कि कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्राइसिस में आ जाएं, क्योंकि देखिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, मेरा आपका सबका पैसा भैया बैंकों में जमा है, और वो किन लोगों को दे दिया भाई, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं। अब जो बिजनेस से कमाई नहीं आती है तो वो एनपीए की समस्या वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो अल्टीमेटली उस समय पर इकोनॉमी के अंदर जो है एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट होनी शुरू होती है। मुझे लगता है कि वो अक्टूबर नवंबर के आसपास जो चीज़ें हैं वो सब पैन आउट होती हुई नजर आएंगी। तो अभी बाजार की अंडरटोन बुलिश है, बाजार में पैसा भी आ रहा है, और सीधी सी बात ये है कि जब डेट में रिटर्न्स नहीं बन रही है तो लोग इक्विटी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर साइड पे आ गया। अब देखिएगा इस हफ्ते जो तेजी रही वो आईसीआईसीआई बैंक में, रिलायंस में और अदानी जैसे शेयर्स में रही। एचडीएफसी बैंक में डिविडेंड के बावजूद भी, डिविडेंड था 22 रुपये का, उसको एक्स होने के बावजूद भी 22 रुपये का आसपास की गिरावट नहीं आई। तो जो बैंक है वो बैंकों में मजबूती थी। एक चीज़ और देखिएगा, ये बताती है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कि बाजार में फ्राइडे के दिन में डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो दिन भर बढ़ते रहे, और जो एडवांसेस थे वो धीरे धीरे घटते रहे। ये इंडिकेशंस होते हैं कि जब बाजार में इस तरीके के ट्रेंड 10 दिन 5 दिन चलते हैं, तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 200-400 पॉइंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जनरली इंडेक्स को दिखा के बड़े प्लेयर्स ब्रॉडर मार्केट के अंदर अपना माल धीरे धीरे ऑफलोड करते हैं, और जब वो उनका प्रॉफिट बुक हो जाता है तब बाजार नीचे आते हैं। और उससे पहले कोशिश ही होती है कि जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उनके अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग ना करें, उनको तेज़ी करते हुए इंडेक्स को और थोड़ा सा ऊपर मूव कराएं। और इस तरीके की तेज़ी अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब शेयर तेज़ी में थे। टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंट, विप्रो जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। निफ्टी बैंक हालांकि फ्लैट था, लेकिन उससे पहले दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रही। और अगर हम देखें तो पूरी 5 कैंडल्स के अंदर जो 55,600 से 57,400 के आसपास का दायरा टच किया। तकरीबन 1700-1800 पॉइंट की निफ्टी बैंक की जो तेज़ी है उसी ने ही निफ्टी को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार किया। तो मुझे लगता है कि अब निफ्टी बैंक में शायद यहाँ पे कंसोलिडेशन चले और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी जो है आने की संभावना है। 57,000 के आसपास तक बाजार आने की संभावना लगती है। ऊपरी लेवल पर अभी मुझे लगता है कि 57,800 ये लेवल्स होंगे जहाँ पर बाजार, क्योंकि जो शॉर्ट्स पोजीशन जिनकी थी
वो मोस्टली जो है एक्सपायरी में कट जाती हैं। तो अल्टीमेटली बड़े लेवल्स के ऊपरी लेवल पर मूव कराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जितना ओपन इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन, और अगर 57,000 अगर टूटता है तो बाजार 56,600 की एक अहम सपोर्ट है, वहाँ तक भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 56,600 से लेके 57,800 के दायरे जो है इस हफ्ते के लिए रहते हुए नज़र आने चाहिए। और अगर नीचे की तरफ 56,600 टूटते हैं तो फिर देखिएगा थोड़ी बेरिशनेस बन सकती है बाजार में, और फिर नया दायरा इस महीने के लिए और अगले हफ्ते के लिए 55,500 की एक मेजर सपोर्ट के आसपास तक आ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए ये एक रेंज रहती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स में वीकली कैंडल्स की बात करें तो वीकली कैंडल्स तो देखिएगा लाइफ टाइम हाई पर बंद हुई हैं, और यहाँ पर भी अगर जो इंडिकेशंस आ रहा है तो जो इमीडिएट सपोर्ट जो है, अगर कोई मेजर करेक्शन आती है तो 55,500 के आसपास तक लगती है। पहली सपोर्ट जो है 56,600 की है और दूसरी 55,500 की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाजार ऊपरी तो देखिएगा अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि कहाँ तक बाजार जाए, पर 57,800 और 58,000 के जो दायरे हैं वो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और जो इतने बड़े प्लेयर्स ने जो इतना माल उठा रखा है तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। ICICI बैंक, SBI और इंडसइंड सारे बैंकों में तेजी थी। HDFC बैंक एक्स डिविडेंड होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में था। एक्सिस बैंक में 3-4 दिन की तेजी के बाद थोड़ा सा सांस लेता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैश मार्केट में भी देखिएगा, अब आप कहेंगे कि ये 12,000 करोड़ की बाइंग सर 26 जून को, ये देखिएगा FNO कब मजा आ रहा है। जब आपने सट्टे वाले से चीज़ें के सौदे कर रखे उसके लिए देखिएगा 13,000 करोड़ डाल के अगर आपके 26,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा हो, और ये तो केवल आपने शेयर्स खरीदे ना, आपके पैसे थोड़े नहीं जा रहे हैं। अगर 12,000 करोड़ डाल के एक दिन में अगर 1,200 करोड़ 1,500 करोड़ इवन 2,000 करोड़ भी बनेंगे तो कोई बनाना क्यों नहीं पसंद करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो पैसा था ये खाली आप इसको आइसोलेशन में लीजिएगा। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि FIIs का कोई ट्रेंड बदल गया। FIIs देखिएगा ट्रेडर्स हैं, और इस लेवल पर वो इन्वेस्टर नहीं है, वो अपने ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 3-3.5 महीने जो अभी बुल मार्केट हुई है ये अगले 10-15 दिन 20 दिन के अंदर साइडवेज हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि एक जो तब तक बाजार अपने लाइफ टाइम हाई भी लगा दे। एक कंसोलिडेशन के बाद जब रिजल्ट सीजन शुरू हो तो रिजल्ट के ऊपर अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो जो है एक सडन रिएक्शन प्रॉफिट बुकिंग का आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडेक्स के अंदर भी ये जो बाइंग थी देखिएगा 4,800 करोड़ की एक्सपायरी वाले दिन ही आई। ऑप्शंस की बाइंग भी एक्सपायरी वाले दिन आई। 3,166 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आई, लेकिन उससे 3-4 दिन पहले ही ये एक्टिव हो गए थे। तो अल्टीमेटली FIIs के सौदे थे वो मुझे जो लगता है कि जो लास्ट के 2 दिनों में जो बाइंग आई है, मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहीं से आई है। और शुक्रवार को जो ट्रेंड थे वो वास्तव में एक रिएक्शन था जो एक्सपायरी पे हुआ। अगर पुट कॉल रेशो देखें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशो भी स्लाइटली ऐसे जोन में आ गई जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है आने की संभावना रहती है। और बैंक निफ्टी भी 1.08 के आसपास की PCR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी कंफर्टेबली है। तो यहाँ से बाजार थोड़े से आपको ओवरबॉट नज़र आएंगे। तो ओवरबॉट मार्केट के अंदर एक सडन प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने के लिए मिल जाता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर भी अगर हम देखें तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, चाहे हफ्ते की बात करें चाहे लड़ाई जैसे ही ख़त्म हुई है इराक और ईरान की और इजराइल की जो लड़ाई है जो बंद हुई है उसके बाद। हो सकता है मैंने पीछे भी शायद इराक ईरान बोला हुआ, यानी कि इजराइल और ईरान की लड़ाई के बाद मैं बात करना चाह रहा था। अगर ब्रेंट क्रूड में देखें तो इसमें भी जो 76 के आसपास के हाइज लगे थे वॉर के टाइम पे वो भी जो है सॉफ्ट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं उसमें भी जो बंदी करने वाले प्लेयर्स हैं वो बैकफुट पर आ गए, सारे कॉल राइटर बैकफुट पर आ गए और पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर अभी जो 25,600 है इमीडिएटली मंडे के लिए एक्सपोर्ट देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी अभी पोजीशंस कोई खास बनी नहीं हुई है, और गोल्ड के अंदर 95,780 के भाव जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि बहुत लोग गोल्ड पे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि सर गोल्ड में किस तरीके का मूव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ये जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। हो सकता है कि 93,800 93,200 तक के भाव भी देखने के लिए मिल जाए, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। मुझे लग रहा है कि जहाँ पर है 95,000 के आसपास बाजार,
इन के आसपास जो है गोल्ड में दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। सिल्वर पर भी मेरा बुलिश स्टांस है और मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि मार्च 31 2026 में गोल्ड हो सकता है कि 1,10,000 से लेके और 1,25,000 तक के भाव दिखाता हुआ नजर आए। और सिमिलरली मेरा मानना है कि 1,25,000 के आसपास तक के भाव सिल्वर में भी आने की उम्मीद है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।